जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग आज से एडुटेरिया का एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 टू 12th है, जिसमें सारे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान का यहाँ पर संपूर्ण निचोड़ की बात की जा रही है। हम लोग पहले इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सारे आपको चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे प्रश्न दिख जाएंगे। क्लास 6 के ऑल चैप्टर से आपको एक क्लास में लिया जाएगा, फिर क्लास 7 का एक वीडियो में कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उसी टाइप के प्रश्न रहते हैं। अगर जो लोग कम समय में एनसीईआरटी को देखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये क्लास बेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहें। हम लोगों को आज पढ़ना है इतिहास, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से है। चैप्टर वाइज 1 to 10 यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। और अभी 72 बीपीएससी होने वाली है, तो उसके लिए तो ये है नहीं खासकर, क्योंकि अब उनका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो वो प्रैक्टिस के तौर पे ऐसे देख सकते हैं। लेकिन जो आगे 73 बीपीएससी या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न कभी कभी आते हैं, अंदर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक नगर, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, राज्य से साम्राज्य, नए साम्राज्य और राज्य। यहाँ पे इन सभी जो चैप्टर हैं क्लास 6 के, आप लोग यहाँ पर एमसीक्यू के तौर पे देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है इसका, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है, या भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में क्या है? स्थित है। अगला है हमारा, सिंधु को हिंदोश अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सर्वप्रथम ईरानी तथा यूनानियों के द्वारा यहाँ पे क्या कहा गया था? हिंदोस तथा इंडोस। अगला है प्रश्न हमारा, पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? पांडुलिपि को, तो पांडुलिपि को लिखा गया है इनमें से सभी, यानी कि संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये तीनों भाषाओं में पांडुलिपि को लिखा गया है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, अब यहाँ पे दोनों कारण दिए गए हैं कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। अब यहाँ पे हमें सत्य कथन को चुनना है, तो ये दोनों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं, बड़े आकार के कारण, और दूसरा है समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के बटे होने के कारण। अगला है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? यहाँ पे हमें महत्व बताना है कि इसका क्या महत्व है। पहला महत्व यह है कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है, सही बात है इसमें। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी सही है। तीसरा है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी इसमें क्या है? सही है। और चौथा है, स्तंभ लेखों के अध्ययन में, ये भी क्या है? हमारा सही है। यानी कि ये पांडुलिपि की सभी क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हम पांडुलिपि से क्या करते हैं? अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं, इसीलिए अक्सर आपको पांडुलिपियों में इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और पांडुलिपि जो है उसको हम लोग मतलब देखते हैं वो हाथ से लिखी हुई ही होती है, इसीलिए इसको पांडुलिपि कहा जाता है। जैसे कि ताम्रपत्र होता है, तार के पत्तों पे लिखे जाने वाले, भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल से निकलती है, और इसे मतलब विशेष प्रकार से यह तैयार किया जाता है। तो ये होता है पांडुलिपि हमारा, जिसको हाथ से लिखा जाता है। अगला है हमारा, ब्रुज होम
बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। और दूसरा कथन है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। जैसे कि आप देखेंगे बुर्ज होम का मतलब बुर्ज होम जो है वह वर्तमान में कश्मीर में है। इसका मतलब क्या होता है कि जो गड्ढे के नीचे ना घर बनाते थे और उसको गर्तावास कहा जाता था। वैसे ही जैसे ठंड के मौसम में आपको सुरक्षा पहले कैसे आपको मिलती, इसलिए इस प्रकार के घरों का निर्माण किया जाता था। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, वर्तमान जम्मू और कश्मीर में मिलेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, 1 और 2 दोनों। संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं जौ उपजाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को एसएससी वगैरह में भी इस प्रश्न को देखा गया है। तो यह है मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि सर्वप्रथम जो है मनुष्य ने जौ गेहूं जैसे अनाज का उत्पादन और भेड़ बकरी का पालन भी क्या किया था, प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 12,000 साल पहले जो घास वाले मैदान क्यों बनने लगे, मतलब 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे। ऑप्शन में है यहाँ पे पेड़ पौधे के कटने के कारण, उपजाऊ भूमि के कारण, कृषि की अधिकता के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण। तो यह जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे सही विकल्प को भी चुनना है, इस बात का ध्यान देना है। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। यह नवपाषाण काल के बारे में बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ये दोनों सही है। क्योंकि उस टाइम में औजार में क्या किए जाते थे, पॉलिश किए जाते थे। और जो खल मूसल का उपयोग उस टाइम में अनाज को पीसने के रूप में किया जाता था। उस टाइम के नवपाषाण काल के औजार मतलब बड़े थे, छोटे थे, आप यह कमेंट करके बताइएगा हमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घुमा करते थे। जो प्रारंभिक यहाँ पे प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव जो है वह आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में, यानी कि खाने वाने को लेकर के वह कहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार को ढूंढने के कारण, मवेशियों का चारा ढूंढने के कारण और मौसम बदलने के कारण। तो ये सभी क्या है, ये सभी सही हैं। जो है प्रारंभ में जो है ये सभी एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए जाते थे क्योंकि शिकार ढूंढने के लिए, और जहाँ पे वह रुकते थे वहाँ के फल वृक्ष जानवर मतलब वो सब क्या करते थे, खा के समाप्त कर देते थे और अपना नया रास्ता ढूंढते थे, नया घर मतलब जहाँ पे वह रहने का ये करते थे। और मौसम की स्थिति को भी देख करके वह क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे और इस समय पुराने किस्म के यहाँ पे ये नहीं है, इन दोनों को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, इस समय पत्थर के जो औजार थे वह माइक्रोलिथ कहा जाता था उन्हें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जैसे यहाँ पे है, इस समय पुराने किस्म के औजार जो क्या थे, अनुपस्थित थे, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस समय के पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत
समाप्त होने का जो परिमाण हुआ था वह हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। ये सही बात है। मोहरों लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया था। ये भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया। ये भी क्या है, सही है। ये कूट वाले प्रश्न है लगता है। और चौथा है नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या थे, सही थे। आगे यहाँ पर है हमें मिलान करना है। तो यह हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान वस्तु और आयात स्थान से मिलान करना है। तो तांबा का हो जाएगा राजस्थान, टीन हो जाएगा अफगानिस्तान और सोना कर्नाटक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का बी, यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदियों के सूखने के कारण, सही है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो अंत हुआ था, तो कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि नदियाँ सूखने के कारण इसका अंत हुआ होगा, जंगलों के विनाश होने के कारण इसका अंत हुआ, चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, या फिर शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण इसका क्या हुआ होगा, अंत हुआ होगा। यानी कि इनको अभी पूर्ण रूप से मतलब बताया नहीं गया है कि ऐसा कौन सा वजह है, लेकिन ऐसा इस इतिहासकारों का क्या है, मानना है। इसीलिए प्रश्न में अटकलें लगाई गई है कि किन कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ होगा, अंत हुआ होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। तो हड़प्पा क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह क्या है, उपस्थित है। और यह है हड़प्पा सबसे पहला खोजे जाने वाला क्या है, नगर था, जो कि अभी देख रहे हैं हम लोग पाकिस्तान के कहाँ पे है, प्रांत में स्थित है। अगला है महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है। तो स्नानागार हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में है। विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो में बनवाया गया है, जो कि आप देखेंगे कि व्यवस्थित रूप से इसका इस्तेमाल किया गया है। निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं। अब बात की जा रही है अग्निकुंड की, तो आप कालीबंगन में देखेंगे और लोथल में देखेंगे, पहला और तीसरा। हड़प्पा में नहीं और मोहनजोदड़ो में नहीं। हड़प्पा में विशाल स्नानागार मिला है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऐसा मानना था कि जो कालीबंगा और लोथल है, यहाँ पे जो अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ पे आपको यज्ञ के साक्ष्य आपको मिले, संभवतः मिले होंगे देखने को, इसलिए यहाँ पर कालीबंगन और लोथल है। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। हड़प्पाई नगरों की यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है। तो यह विशाल स्नानागार और क्या था, अन्नागार, ये दोनों क्या थी, हड़प्पा नगरों की विशेषता थी। योजनाबद्ध नगर निर्माण, पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये भी था। ऑप्शन नंबर 3 भी है, योजनाबद्ध नगर का निर्माण करवाया गया था और पकाई गई ईंटों का भी आपको प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे समृद्ध नगर मानी जाती है हड़प्पा नगर अपने काल के दौरान। आगे है इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है, और कौन सा कथन है यह सही हमें बताना है। पहला कथन है कि यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। दूसरा है, इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। तीसरा है, इस स्थल पर दफनाने की मान्यता प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन से सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण की ओर होता था। तो हमें यह बताना है, तो यह सही है हमारा पहला जो है कि घोर नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है, जो कि भीमा नदी की क्या है, सहायक नदी है। और जो यह इनाम गांव है, यह कहाँ पे है, तो यह आज के महाराष्ट्र में स्थित है।
ये जो इनाम गांव है यह आज के महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि 3600 से 3700 पूर्व यहाँ पे लोग रहते थे, निवास स्थल था यहाँ पे। ये दोनों क्या है, सही है। लेकिन ये जो तीसरा है ये हमारा राइट नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इस प्रश्न का। तीसरे ऑप्शन में है जो यहाँ पे उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर दिखा रहा है, यहाँ पे यह उत्तर, यहाँ पे अगर रहता तो ये भी प्रश्न हमारा क्या होता, सही होता। उत्तर की दिशा में यहाँ पर लिटाया जाता था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो दासों के साथ व्यवहार किया जाता, उन्हें जो है उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का पहचान करना है, यहाँ पे मतलब चयन करना है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। किस काल के दौरान यहाँ बात की जा रही है, ऋग्वैदिक काल के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइम में था कि राजा का जो पुत्र है वह राजा क्या हो सकता था, राजा नहीं बन सकता था, मतलब सामान्य रूप से। अगला प्रश्न है हमारा, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो वह काले व लाल बर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कब्रों में लोहे से बने औजार, हथियार, सोने और पत्थर जैसे आभूषण भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्या है, काले और लाल बर्तन के साथ क्या किया जाता था, मृतकों को दफनाया जाता था। अब यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कि कथन और कारण क्या है, सही है कि नहीं है। महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। और कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रखरखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है। तो यह ए जो है, आर ए और आर दोनों क्या है, सही कथन है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। पहला है विशाल किले बनवा रहे थे, और बी में है बड़ी सेना रख रहे थे, इसलिए उन्होंने मतलब अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, जो कि इकट्ठा करने के लिए काफ़ी अधिकारियों की उन लोगों को ज़रूरत थी, से जिसमें फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर, पशुपालक कर और जानवर जैसे पशु उत्पादक, शिकारियों और संग्राहकों को राजा को वन उत्पादन देने भी पड़ते थे, ऐसा था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर जो पहुंचा था वह ब्यास नदी के पास पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को शक्ति से बाहर रखा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिलाएं, दास और कर्मकार। इन तीनों को क्या किया गया था, वज्जी संघ यानी वैशाली में जो है, यह तीनों को अलग रखा गया था, मतलब जो सभाओं में भाग लेने से इन तीनों को बाहर रखा गया था, महिलाएं, दास और कर्मकार। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। यहाँ पे हमें बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि दिग्निकाय में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिग्निकाय जो कि एक प्रसिद्ध क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई मतलब व्याख्यान किए गए हैं यहाँ पर, और यह 2300 साल क्या है, पहले लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है। विकल्प भी आपको यहाँ पे सही चुनना है। महिलाओं और शूद्र
दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की क्या थी, अनुमति नहीं थी। और वर्ण व्यवस्था जन्म आधार पे क्या की गई थी, तय की गई थी। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का नहीं, असत्य कथन का चयन करना है। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, ना तो एक और ना तो दो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पे महाजनपद काल के बारे में बात किया जा रहा है। तो यह चित्रित धूसर मृदभांड था। कैसा है, चित्रित धूसर मृदभांड का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। और अधिकतर आपको पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरियां मिलेगी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, यहाँ पे विचार करना है। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, यह सही है। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था, यह कथन क्या है, गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं पे बात किया जाए तो यह किस भाषा में लिखा गया होगा, तो यह जो है यूनानी तथा अराइमेइक नामक जो है दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में यह क्या किया गया था, लिखा गया था। इसीलिए यहाँ पर केवल एक ही सही है। यहाँ पे जनपद का अर्थ क्या होता है, यानी जन के बसने की जगह होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है, महाजनपदों का, तो यह 2500 साल पहले। ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न हैं। जितने भी ये प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं ये सभी कक्षा 6 के जो है इतिहास के प्रश्न हैं पूरे। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामों में आपको यह काफ़ी मददगार, मतलब यहाँ से आपको मदद मिलेंगी इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। अब यहाँ पे भारतीय दर्शन है और यहाँ पे क्या बताए जा रहे हैं, संस्थापक। तो वैश्विक का क्या हो जाएगा, कणाद। ऑप्शन नंबर डी। योग हो जाएगा पतंजलि। सांख्य हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कपिला। और पूर्व मीमांसा ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। इसका राइट आंसर यहाँ पे मिलाना है तो ए का डी, 2 का सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और यहाँ पे कथन भी हमें सही बताना है कि यह कथन क्या है, सही है कि नहीं है। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है, ये कथन क्या है, सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये क्या है, गलत है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन दोनों की क्या की थी, व्यवस्था की थी। और इसके बाद जो है इनका उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र के तरह सूत्र बनाने में क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। इसीलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि परंतु जो यहाँ पे है व्यंजन को अन्य विद्वानों के द्वारा जोड़ा गया था, तो नहीं, इन्होंने खुद व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे व्यवस्था की थी। इसीलिए यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर केवल एक। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कथन है सत्य कौन सा बताना है। देखिए, भगवान बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया है, यह क्या है, सही है। उन्होंने कहा
आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, और ये भी उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध जो है उन्होंने शिक्षा के तौर पे मतलब बताया था कि जो कष्ट और दुख है वो हमारे जीवन में भरा रहता है, और इच्छाओं की कमी हमें मतलब कभी पूरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। इस वजह से यह बुद्ध ने यह कारण बताया था। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो यह गुरु के समीप बैठना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उपनिषद शब्द का जो सही अर्थ है वह गुरु के समीप बैठने से होता है। संस्कृत व्याकरण की रचना जो है पाणिनि के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी हम लोगों ने बौद्ध धर्म का पढ़ा, अभी जैन धर्म के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, हमें यह बताना है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। दूसरा है साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को क्या किया था, स्वीकार नहीं किया था। तो यह ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। जैसे कि जैन धर्म का यह था, महावीर का कहना था कि अहिंसा के नियमों का मतलब कड़ाई से पालन करना चाहिए और जीव को क्या कष्ट नहीं देना चाहिए। तो जिस वजह से जो किसान वर्ग के लोग हैं उन्हें फसल के रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ता था, कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, जिस वजह से जैन धर्म के जो मतलब जैन धर्म को किसान वर्ग के लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। तो यह सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, यहाँ पे है बौद्ध भिक्षु का जो है नियमों का संकलन। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नियमों का संकलन से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यह विनय पिटक में आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, यह सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी क्या है, सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी क्या है, सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, यह कथन क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि जो एक विवाहित स्त्री है उसको अपने माता पिता से नहीं अपने पति से अनुमति की आवश्यकता मतलब अनुमति जो ऐसी लेनी पड़ती थी। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, यहाँ पे विचार करना है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बात क्या है, सही है। और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को क्या किया था, बढ़ावा दिया था, जिस वजह से 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है और सत्य कथन को हमें चुनना है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए साधना करते हैं, और ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने की मदद के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना क्या करते हैं, ठीक समझने लगते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों जो है बोधिसत्व पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, और वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी क्या हुए थे, लोकप्रिय हुए थे। तो 2 और 3 यहाँ पे क्या है, सही है। विज्ञान की प्राप्ति पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये सही नहीं है। वे लोग जो हैं ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास को छोड़कर वो क्या करते थे, जगह जगह जाकर वहाँ पे लोगों को क्या करते थे, शिक्षा देने में मदद करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा,
बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे क्या करना है, हमें विचार करना है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व से की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। यहाँ पे कथन कौन सा सही है हमें यह बताना है। तो 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। जो थेरवाद है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड सबसे पुरानी, आपको सबसे इसको पारंपरिक शाखाओं में से एक माना गया है, जो कि मुख्य रूप से आपको थाईलैंड, म्यांमार जो कि वर्मा नाम से जाना जाता है, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी क्या है, प्रचलित है। थेरवाद का यहाँ पे बात किया जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, थेरवाद मतलब क्या होता है, तो यह है बुजुर्गों की शिक्षा और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर क्या करती है, यह जोर देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेरवाद। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, यह प्रदक्षिणा कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। जो स्तूप बनाया हुआ होता था उसके चारों ओर इस प्रकार से यहाँ पर बनाया रहता था, जिसको यहाँ पर प्रदक्षिणा, ऐसे स्तूप बना हुआ है इधर साइड से, तो उसको क्या बोला जाता था, प्रदक्षिणा। रेलिंग जैसा यहाँ पे क्या होता था, घिरा हुआ होता था। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्या थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया, उन्हें धम्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया। पहला है विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार। तीसरा है परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। यहाँ पे सही कथन को क्या करना है, चुनना है। तो यह ऑप्शन चारों मतलब सॉरी तीनों क्या है, सही है। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुजुर्ग और 64 द्वार है। बुर्ज 570 जो है वह बुर्ज और 64 क्या है, द्वार है। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था। तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा मेगास्थनीज के पुस्तकों में, जो कि मेगास्थनीज कौन थे, एक राजदूत थे जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के मतलब ये क्या थे, दूत थे, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में इनको भेजा गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कर दृश्यमान थे, नजराना अनिवार्य था। दूसरा है कर भौतिक वस्तु थी, नजराना पूरी तरह नकद था। कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। कर वनवासियों द्वारा चुकाए जाते थे और नजराना क्या किया जाता था, नगरवासियों द्वारा चुकाया जाता था। तो यह सभी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कर नियमित थे, जो कि नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य ने निम्न में से कौन सा नगर उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था। तो वह कौन था, वह तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का
राजदूत था उसका नाम क्या था, तो वह मेगास्थनीज था, जो कि अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत सारे खूबसूरतियों का वर्णन किया है यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का। निम्नलिखित में से भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम बताना है। यहाँ पर जो भारत में आए हैं विदेशी आक्रमणकारी, उनका क्रम बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, उसके बाद कौन आए हैं? कुषाण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो जो अधिकारी थे उनको किस नाम से जाना था? वह थे धम्म महामात्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के संबंध में क्या करना है? कथनों पर विचार करना है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। यह क्या है हमारा? सही है। अशोक ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? सही आंसर है। अशोक ने ज्यादातर जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में नहीं, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में किए हैं, जो कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है। कौन से शिलालेख की बात की जाएगी तब? 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? अब हमें बताना है कि अशोक का जो शिलालेख है वह किन स्थानों पे है। तो कांधार में है, ब्रह्मगिरी में है, जोगर में है, गिरनार में भी है और लुम्बिनी में भी है। इन जगहों पर अशोक के आपको शिलालेख देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न कहाँ भेजा था? अब यहाँ पे अशोक की बात की जा रही है। तो यह सीरिया, श्रीलंका और मिस्र सभी जगह क्या किया गया था? अशोक ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए राजदूतों को भेजा था। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो उस टाइम में जो है राजकुमारों को पद मिलता था, वह पद राज्यपाल, गवर्नर का पद मिलता था। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेशियर और आदिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? तो वह भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास के लिए यह शब्द उपयोग में लाए जाते थे। उन शब्दों का चयन भी इसी वजह से किया जाता था। संगम मुवेंददार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे, ये कथन नहीं सही है। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे, ये कथन ही क्या है? सत्य है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो यह वंश कुषाण वंश था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। रोमन साम्राज्य में भारत में किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो यह मांग काली मिर्च की थी। सबसे अधिक मांग जो थी वह काली मिर्च की थी। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह संगम साहित्य जो है वह तमिल से संबंधित है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? लोहे का प्रयोग जो शुरू हुआ था 3000 साल पहले। 3000 साल पहले जो है लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। और यह आपको महापाषाण कब्रों में आपको लोहे के औजार बड़ी संख्या में आपको देखने को मिले हैं, जो कि 2500 वर्ष पहले के औजार बढ़ते, मतलब औजारों का यहाँ पे 2500 साल पहले का प्रमाण मिला है आपको लोहे का।
दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो दक्षिणापथ के जो स्वामी हैं वह शातवाहन कहे जाते थे। शातवाहन राजवंश, उस टाइम में सातवाहन राजवंश का जो है वह प्रभाव ज़्यादा था। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो यह रही है मथुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पुडुचेरी में। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन जो है वह पुडुचेरी में है। और यह कितना साल पुराना है? आप हमें कमेंट में बताइएगा कि लगभग कितने साल पहले यहाँ पे वह पतन था। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है? यहाँ पे विचार करना है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे, ये सही है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। यहाँ पे गलत कथन को चुनना है, तो यहाँ पे इसका गलत ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यह सिक्के चांदी या तांबे विभिन्न आकृतियों के थे, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो यह सभीयों का उल्लेख मिलता है। सुनारों का मिलता है, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी मिलता है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। प्रशस्ति एक विशेष मतलब किस्म का क्या है? अभिलेख है, जिसका संस्कृत यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो 12 बताई है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से आपको देखने को मिलेगा। जो शुरुआत हुआ था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से ही आप इसको जोड़कर देखेंगे। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो यह रोका गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय विजय का वर्णन करता है, यह सही है। गुप्त के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये कथन गलत है, ये सही है। और ये भी क्या है? सही है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सही नहीं है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया था? तो वह चंद्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे काव्य है और रचनाकार है, कौन सा मिलान गलत है हमें यह बताना है। यहाँ पे आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ये सही है। मणि मेखलई, जो मणि मेखलई है वह इलांगो, ये क्या है? ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? गलत है। मेघदूत कालिदास और शिल्पदिकारम इलांगो। जो कि मणि मेखलई जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था पहले? तो यह शतनार के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शतनार के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे शब्द और अर्थ बताना है जो सुमेलित क्या है? नहीं है। धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र, यह क्या है?
सही है, यह सही है। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग, ये भी सही है। वेदिका गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, ये कथन क्या है, गलत है। तोरण स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ केवल 3 क्या है, सुमेलित नहीं है वेदिका। जैसे कि यहाँ पे वेदिका जो है गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर को नहीं कहा जाता, जैसे यहाँ पे स्तूप है, इसके चारों ओर जो है बना होता था रेलिंग नुमा, उसके बीच में प्रदक्षिणा पथ जो होता था, प्रदक्षिणा पथ जिसमें चारों ओर से परिक्रमा हेतु मार्ग छोड़ा गया था, जो यह रेलिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे यह गलत हो गया। महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है और सही कथन का यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है। इन मंदिरों का निर्माण एक विशाल चट्टान को तराश कर किया गया था। इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था। ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। तो यह पहला सही है और क्या है, तीसरा सही है। दूसरा यहाँ पे क्या है, सही नहीं है, केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 के जो भी प्रश्न हैं हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो कि चैप्टर हमारा 1 to 10 जो है वो सारे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ा है क्लास 6 के हिस्ट्री के मतलब इतिहास के, तो आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को, कितने प्रश्नों को हल किया है, और जो लोगों भी नहीं पढ़ पाए हैं या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग इन एमसीक्यू प्रश्न को देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको यहाँ पर से रिवीजन के लिए या फिर आपको सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनके पास भी टाइम नहीं है नोट्स बनाने के लिए। तो ये सिलेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आप देख सकते हैं, जितना भी यहाँ पे करवाया गया है प्रश्न, अच्छे खासे प्रश्न हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।